नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन वहां की अंतरिम सरकार हकीकत को मानने की बजाय अजीबोगरीब दलीलें दे रही है। ताजा मामला फिरोजपुर का है, जहां पर कट्टरपंथियों ने एक हिंदू परिवार को घर में बंद कर आग लगा दी ताकि उन्हें जिंदा जलाया जा सके। बांग्लादेश के फिरोजपुर जिले में दहशत का माहौल बना हुआ है। 27 दिसंबर को सुबह डुमरिया गांव में कट्टरपंथियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। रिपोर्ट्स और चश्मदीदों के मुताबिक उपद्रवियों ने पलाश कांति साहा के घर को घेर लिया और बाहर से ताला लगा दिया। इसके बाद उन्होंने घर में आग लगा दी, जिसका मकसद पूरे परिवार को जिंदा जलाना था। गनीमत रही कि किसी तरह से उनकी जान बच गई। इसलिए ठीक एक दिन पहले पास के ही पश्चिम बंगाल के डुमरिया, जी हाँ, डुमरिया तला गांव में भी 2 हिंदू परिवारों ने 5 घरों को आग के हवाले कर दिया। ये घटना बताती है कि वहां पर हिंदू समुदाय कितना असुरक्षित है। हैरानी की बात तो यह है कि जब भारत ने इन हमलों पर चिंता जताई तो बांग्लादेश की सरकार ने अपनी नाकामी मानने की बजाय उल्टा भारत को नसीहत दे डाली। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत की चिंताओं को तथ्यहीन करार दिया। उनका कहना है कि हिंदुओं पर हमले सुनियोजित नहीं बल्कि महज छिटपुट आपराधिक घटना है। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है? तो क्या मान लिया जाए कि बांग्लादेश में भीड़ तंत्र है? आज इसी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, मेहमानों के साथ विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले बांग्लादेश के खिलाफ देश में आक्रोश की 4 तस्वीरें आपको बताते हैं। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हमले हो रहे हैं, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, उसे लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं लखनऊ की है, जहां पर लोगों ने बांग्लादेश का पुतला जलाया है। वाराणसी की तस्वीर आप देखिए, वहां पर भी पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ। और ईटानगर की भी तस्वीरें, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ मशाल जुलूस निकला, लोगों ने विरोध किया। और हैदराबाद की तस्वीरें, हैदराबाद में भी जो इस वक्त भीड़ तंत्र चुन चुनकर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहा है, उसका आक्रोश देखा जा रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये जो 4 तस्वीरें हैं जो आपके सामने बनी हुई हैं, ये देश के गुस्सों की है। और गुस्सा इतना ज़्यादा है कि भारत की सरकार ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा इसे लेकर एक सख्त संदेश दिया है। यहाँ के राजदूत, जो बांग्लादेश के राजदूत भारत में हैं, उन्हें राजदूत को बुलाकर सख्त संदेश दिया और बताया कि भारत इन घटनाओं को लेकर बहुत ही दुखी है और व्यथित है और उम्मीद करता है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी और जो भी इसके लोग जिम्मेदार हैं उन्हें उनके खिलाफ सख्त न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक से शांत होगा बांग्लादेश? देश का सवाल है कि हिंदुओं पर हमले के पीछे पाकिस्तान की कहीं कोई साजिश तो नहीं है? और देश का सवाल है कि क्या बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को आईपीएल में बैन कर देना चाहिए? और देश का सवाल है कि बांग्लादेश में भीड़ तंत्र है या कानून का राज है? विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुएब चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ मौजूद होंगे। बांग्लादेश से अली अशरफ रत्ता, विदेशी मामलों के जानकार, पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा, मेरे साथ मौजूद होंगे। AK मिश्रा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब्दुल हमीद नोमानी, मुस्लिम स्कॉलर, मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं एक बार बांग्लादेश का हाथ जान लेता हूं और समझने की कोशिश कर लेता हूं कि बांग्लादेश की हकीकत क्या है, क्योंकि बांग्लादेश के ही वरिष्ठ पत्रकार शुएब चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शुएब चौधरी साहब, एक और परिवार को, एक और अल्पसंख्यक हिंदू परिवार को घर में बंद कर आग लगाने की कोशिश की, वो तो शुक्र है कि वो बच गए। ये तस्वीरें आपके सामने अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। भारत ने विरोध किया, विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई, राजदूत को बुलाकर सख्त संदेश दिया, लेकिन बावजूद उसके हिंसा थम नहीं रही, अत्याचार थम नहीं रहा। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की सरजमी से जो संकेत जा रहा है वो रुक नहीं रहा है।
शोएब चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज मन्नू भाई। देखिए, आपने जो सवाल पूछा और जो तस्वीर दिखा रहे हैं अभी रावजान में, चटगांव की रावजान में ये घटना हुआ। तो सब पूछ रहे कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे कौन है ये जानने के लिए शायद हमारे पास कोई सबूत थे नहीं। 2 दिन पहले भी आपके पास भी नहीं थे, अभी सबूत आ गए कि परसों ही बांग्लादेश की जो दूतावास हाई कमीशन है लंदन में, वहाँ जो हमारे बांग्लादेश की हिंदू भाई बहन जो लंदन में रहते थे, वो जब प्रोटेस्ट करने के दीपू चंद्र दास की हत्या के बारे में खिलाफ, और उसी इवेंट में आप देखें अचानक कहीं से खालिस्तानी आतंकवादी आ गई। घटना है बांग्लादेश की हिंदुओं के साथ। वह खालिस्तानी का क्या लेना देना। खालिस्तानी इसके लिए आया कि उसको पाकिस्तानी आईएसआई ने भेजा। और पाकिस्तानी आईएसआई ने क्यों भेजा कि पाकिस्तानी आईएसआई ये सब कर रहा है बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उस्मान हादी की हत्या से शुरू करके ये हिंदुओं की नरसंहार सब पाकिस्तानी आईएसआई। क्यों? आप अगर कोई कसूर करेंगे, कोई क्राइम करेंगे, आप उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी आईएसआई ये कोशिश किया है और दुनिया के सामने साबित रख दिया ये खालिस्तानी आतंकवादी को भेज के। दूसरी नंबर, आप भी जानते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से एक एलिगेशन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि उस्मान हादी की जो खूनी है ये भारत चले गई जी। बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद। मैं बांग्लादेश में बैठ के कहता हूँ, अगर बांग्लादेश में ऐसे होता, हमारे सारा देश में हजारों सीसी कैमरास है, ऐसा कोई एक सीसी कैमरा की फुटेज ले आते कि भारत घुसा है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में पाकिस्तान हाई कमीशन जो है गुलशन, ढाका सिटी के गुलशन रोड नंबर 71 में, वो हाई कमीशन के दोतला में फर्स्ट फ्लोर में ढाका सेल है और ढाका सेल को चलाता है एक ब्रिगेडियर। और ये ढाका सेल के अंदर ही ये दीपू चंद्र दास की जो खूनी है, दोनों खूनी उसके अंदर गए। मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ, क्लेम कर रहा हूँ, ये इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए, सबके लिए एक्सक्लूसिव। और मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान हाई कमीशन के, तुम साबित करो, तुम्हारे ये दफ्तर में गए नहीं, हमारे पास वीडियो एविडेंस है। अगर वो अच्छा, आपके बिल्कुल शोएब साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि इस बात को लेकर तमाम ये आरोप लगा जा रहा है कि उस्मान हादी के जो हत्यारे हैं वो हत्या करने के बाद भारत में चले गए, भारत में छुप गए। बीएसएफ ने भी इस बात का खंडन किया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि नहीं है, लेकिन आपका ये कहना है कि ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है और जो उस्मान हादी के हत्यारे हैं वो बांग्लादेश में ही छुपे हुए हैं, ढाका में छुपे हुए। ढाका में एक स्पेशल सेल है जिसे आर्मी के बांग्लादेश की आर्मी के एक बड़े अधिकारी उसको निगरानी में उनके है, वहां पर छुपा के रखा हुआ है। या ढाका सेल जो पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर, दूतावास के अंदर, रोड नंबर 71 गुलशन, और इसको छुपा रहे इसके लिए कि अगर ये हथियारी खुद ही बांग्लादेशी लॉ एनफोर्समेंट में हाथ में आ जाएगा, इंटरोगेट करेगा, बहुत कुछ सामने आएगा। दूसरी चीज, मैं और एक एविडेंस सामने लाता हूँ जी। बांग्लादेश ने सिर्फ ये नहीं कहा कि उस्मान हादी के खूनी भारत चले गए, वो कहला कि इसके बहन के घर से 129 करोड़ टाका की टैक्स मिला। अच्छा, 129 करोड़ टाका लगता है क्या किसी को मरवाने में है चाहते हैं, या कि बांग्लादेश के इलेक्शन जो है 12 फरवरी वो उसको डेट पोस्टपोन हो जाए? क्यों? मैं समझ गया चुनाव की डेट को पोस्टपोन करने की भी तैयारी चल रही है और उसमें मोहम्मद यूनुस का भी हाथ लगातार बताया जा रहा है। मेरे साथ पाकिस्तान से अली अशरफ मौजूद है। अली अशरफ साहब, देखिए, हिंदुस्तान में कोई नहीं बैठा है, शोएब साहब बांग्लादेश में बैठे हैं, तो हो सकता है कि आप ये कहो कि ये गलत और झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आवाज, ये जो साजिश है कि वहां जो भी कुछ हो रहा है वो आईएसआई रच रही है, ये बात तो शोएब चौधरी कर रहे हैं बांग्लादेश में बैठ के। और जो उस्मान हादी है वो, उसके जो हत्यारे हैं वो जो पाकिस्तानी दूतावास में एक ढाका सेल है उसमें छुपा कर रखे हैं। बड़ा खुलासा किया शोएब जी ने। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। सबसे पहले तो शोएब साहब का अपना एक नैरेटिव है, अपनी एक सोच है, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता हूँ वो क्या कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो फैक्ट्स हैं वो डिफरेंट है। आप सोचिए कि मेरे ख्याल में पिछले 5-7 साल की आप जो भी स्ट्रेटेजिक पोजीशन रही है बांग्लादेश की और जो उसका अलायंस रहा है इंडिया के साथ,
आप उसको स्टडी कर लीजिए, आपके सामने सारी जो चीज़ें हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी कि किस तरह से जो उस वक्त की गवर्नमेंट है वो इंडिया के इशारों के ऊपर वहाँ के इस्लामिक लीडर्स को फांसियों पे चढ़ा रही थी, वहाँ की जो सोसाइटी है उसको जो है वो पुश कर रही थी और उसको दबा रही थी, और हर आवाज़ को वो डंडे के जोर पे दबा रही थी। इवन के गोलियां तक चला दी गई, आम जो नागरिक हैं, जो आम शहरी हैं वहाँ के, उनको भी मारा गया। तो ये सारी चीज़ें देखें, ये बात मैंने लास्ट भी आपको प्रोग्राम में ये बात कही थी कि आप जब भी किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो फिर आप चीज़ों को काम डाउन करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ना कि उसको बढ़ोतरी देते हैं, ना कि उसको बढ़ाते हैं। ये चीज़ जो है, जो शोएब साहब अभी कह रहे हैं कि इनके पास वीडियो एविडेंस है, तो मेरे ख्याल में इनको वो वीडियो एविडेंस सामने रखने के बाद ये बात करनी चाहिए थी, ना कि ये एक मफरूजे के ऊपर जो है वो कह दें कि मेरे पास उसका वीडियो एविडेंस है और उसके बाद ये कहें कि वो मैं दिखाऊंगा बाद में, और फिर आपको वन डे आपको ये पता चलेगा कि वो है ही नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं, इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल में हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं यहाँ पे मेरे ख्याल में चीज़ों को छुपाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, जितना जिस कदर लोग जो है अवेयर्ड हैं चीज़ों से और कनेक्टेड है, सबसे बड़ी चीज़ जो है कि लोग कनेक्टेड हैं, चीज़ों को छुपाना बहुत मुश्किल है। बड़े माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ अली साहब, जब मुंबई अटैक हुआ था तो उसका भी जो कन्वर्सेशन था वो भारत ने पूरी दुनिया के सामने रखा था कि देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के जो आईएसआई के अधिकारी हैं, आका हैं, वो बैठ के मुंबई अटैक के जो आतंकवादी हमला कर रहे थे उनको निर्देश दिए जा रहे थे, उनको बोला जा रहा था कि अब तुमको कहाँ हमला करना चाहिए, उनको ये बताया जा रहा था कि देखिए ऊपर अब हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर से फलानी छत पर जो है सैनिक उतर रहे, तुमको अब वहाँ जाकर उन पर ग्रेनेड फेंको, तमाम सारी चीज़ें थे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। वो सबूत भी दिए हुए थे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, इंटरनेशनल जो खुफिया एजेंसी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके पास भी मौजूद है। विस्तार से चर्चा करेंगे। ए के मिश्रा मेरे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ए के मिश्रा जी, आपने दोनों की बातों को सुना, आपकी राय? देखिए, जो बांग्लादेश से हमारे जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनकी बातें लॉजिकल है। पाकिस्तान के जो हमारे आलिम फाजिल बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं कि जी गोलियां चलवाते हैं। मैं तो समझ रहा हूं कि शायद वो अपने देश का इतिहास बता रहे थे। 1971 में पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान ने क्या किया, और उसके बाद आप अपने यहाँ बलूचिस्तान को देखिए, इवन अफगान जिसको ये बोलते थे बिरादर मुल्क है, जो जो अल्फाज उन्होंने यहाँ पे बोले हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान की यूएसपी है, विशेषता है, वहां के आईएसआई की विशेषता है जी। अब भारत में ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पहले भारत में भी तमाम तरीके के अटैक और ये साजिशें करते रहते थे, अफगानिस्तान में ये कर नहीं पा रहे हैं जी। अपने देश में भी इनकी हालत, जिस देश में भूतपूर्व प्रधानमंत्री को जेल में रखा गया हो, कैद में रखा गया हो, वो भारत के इतने बड़े मीडिया चैनल पे आकर के इस तरह की बकवासबाजी करे, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। आईएसआई का हाथ है। आईएसआई 1971 में जो इनकी दुर्गति हुई है, जो बेइज्जती हुई है, वो आईएसआई इसको एक सुनहरे मौके की तरह देख रही है और आईएसआई सोच रही है कि कोवर्ट या कुछ इस तरीके से वहां पे हम कियोस्क करें। बांग्लादेश में जो भी कियोस्क हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ है। क्यों आईएसआई और पाकिस्तान के तमाम तंजीमों के लोग वहां पहुंचे हैं और जिहाद, अपना जिहाद से रिलेटेड या उकसावे वाले भाषण वहां पे दे रहे हैं, टीवी में आ रहा है, लाइव चल रहा है। तो पाकिस्तान को बाज आना चाहिए। अब ये इनकी कहीं चल नहीं रही है, ना अफगानिस्तान। मुझे लगता है कि शायद 1971 का घाव भरने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। नोमानी साहब मेरे साथ मौजूद है। नोमानी साहब, आपकी राय? फैक्ट्स पे भी तो बात कर लो ना यार, आपके लाउड बात करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बकवास, जहां सच होता है वहां आवाज लाउड होती है सर। आप कर रहे हैं शर्म से सर आप झुका के बैठ सकते हैं, हम नहीं बैठ सकते हैं। अभी ये मई का महीना गुजरा है, वहां पे आपको जैसी फैंटी पड़ी है, मेरे ख्याल में आपको तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं है। नहीं, अब आप बोल दीजिए कि आरएसएस के और बीजेपी के लोग वहां जाकर के आग लगा रहे हैं। लोग पाकिस्तान, यही एक चीज बाकी है, बोल दीजिए। आप सोचो तो सही, बारी पे बोलिएगा क्या है। अरे नोमानी साहब को कुछ बोलने दीजिए। नोमानी साहब, देखिए 1971 में जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में बदला, उससे तो तकलीफ है ही। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े राइटर हैं डॉक्टर सफदर, उन्होंने एक किताब लिखी है जो गूगल वगैरह पे भी है, जिसका नाम है पाकिस्तान क्यों टूटा। उससे तो पूरा लगता है ना कि जिस तरह जो है पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया, वहाँ की जनता के साथ ये लोग तो वोटिंग से जो है आगे निकल गए थे, जीत गए थे, लेकिन भुट्टो ने इसको माना क्यों नहीं। तो बेईमानी जो है ना, पाकिस्तानी लीडरों के खून में बेईमानी शुरू से है। उन्होंने
यहाँ की जनता और मुसलमानों के दिल में भी जो पाकिस्तान चले गए वो ये बता दिया कि हिंदू चूंकि यहाँ बहुसंख्यक है वो तुमको जो है वो निगल जाएगी। तो ये जो एक तरह सोच बनाई तो उसका पूरा अस्तित्व जो है ना वो घृणा, नफरत और टूट फूट पे जो है वो आधारित है वो। तो ये तो दिक्कत है उनको कि बांग्लादेश अगर जो है भारत से जो है वो मिल के रहेगा और ये इस क्षेत्र में अगर जो है शांति बनी रहेगी तो इनकी ये थ्योरी खत्म हो जाएगी कि ये हम एक साथ जो है नहीं रह सकते हैं। तो एक साथ तो जो है जब हजारों साल से रह रहे थे हिंदू मुसलमान तो कोई दिक्कत नहीं थी। औरंगजेब और जो है शाहजहां, जहांगीर, अकबर और दूसरे जो थे मुगल तो उन्होंने तो अलग नहीं किया, उसने भी इसका नाम जो है वो भारत और हिंदुस्तान ही रखा है। ये जो अलग जो इन्होंने किया पाकिस्तान जो है इसका तो न तो जो इस्लाम से कोई लेना देना है न जो विवेक और जो अक्ल से कोई लेना देना है। तो वहां अब जो इसको थोड़ा सा मौका मिला है बांग्लादेश के संदर्भ में तो अब वो कहीं न कहीं जो है भाई हिंदुओं ने जो है वो उस्मान हादी को थोड़ी जो है वो कत्ल किया है। फैसल और आलमगीर तो हिंदू नहीं है, बिल्कुल सही बात वो है। दोनों का नाम आ रहा है उसमें और हाँ। कहा कि वही दोनों भागे हुए हैं। तो हिंदुओं पे हमला करने का क्या मतलब? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो है चुनाव को जो है टालने की जो है वो कोशिश हो रही है और चुनाव में माहौल शरारती बनाने की गलत कोशिश तत्व की जो है जा रही वो है। दूसरी तरफ जो है आके जो है वो वातावरण को जो है वो शिशिर खराब करने चतुर्वेदी। की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं सांप्रदायिक जो है जो सौहार्द किसी तरह जो है वहां पे जो है कायम है उसको तोड़ने की जो है ये शरारती तत्वों की शिशिर जो है वो चतुर्वेदी कोशिश मेरे है। साथ मौजूद हैं। शिशिर चतुर्वेदी साहब, हम देख रहे हैं चौराहों पर, सड़कों पर हिंदू संगठन विरोध कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है। मुझे लगता है कि जितनी तलखी तो पाकिस्तान से नहीं आई थी उतनी तलखी हाल फिलहाल के दिनों में बांग्लादेश से नजर आ रही है। साफ संकेत नजर आ रहे हैं वहां की सरकार मोहम्मद यूनुस के द्वारा कि वो भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रच रहे पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बावजूद भी सरकार बहुत सख्त संदेश दे नहीं रही है। जी, मेरी शिकायत यहीं पर है कि हिंदू संगठन यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और हिंदुस्तान की जो सरकार कहती थी एक के बदले 10 सर लाएंगे, आज वह हिंदू मारा जा रहा है, पिट रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहे, संपत्तियां लूटी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, ये जो कलाकार है उनको कार्यक्रम नहीं करने दिए जा रहे हैं, ये सब हो रहा है और ये सब हम देख रहे हैं। ये मीडिया की मेहरबानी है कि वो दिखा भी रहा है, वरना इस वक्त हम लोग तक तो आता ही नहीं ये बात। आज सरकार को चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान, सारा विपक्ष सब इनके साथ है सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, सेना की टुकड़ी को भेजना चाहिए, कड़ा संदेश देना चाहिए। राजदूत को बुलाया, उसको डांटा फटकारा और अगले दिन वो कहते कि ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो ये सब नाटक हम लोग कब तक देख के जाएंगे? चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जहां मेरा हिंदू असुरक्षित है उसको आप हिंदुस्तान में लाइए, उसको शरण दीजिए। जब आप वहां की राष्ट्रपति जो मुस्लिम धर्म चाहती है उनको आप पनाह दे सकते हो तो मेरे हिंदुओं को क्यों नहीं शरण दे रहे हैं? आप क्यों नहीं उनको जगह दे रहे हैं? आप बताइए, तस्लीमा नसरीन यहाँ रह सकती है, वहां का हिंदू यहाँ क्यों नहीं रह सकता है? प्रश्न यहाँ ये उठता है। हमारी निगाह अपनी सरकार पे और छोड़िए, आगे चलिए। क्या आज हिंदुस्तान के अंदर बाहर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो? हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या मुसलमान क्या भगा दिए गए हैं कि ये केवल टीवी में और अखबारों में हम न्यूज पढ़ते रहेंगे कि कार्रवाई हो रही है, कड़ी कार्रवाई? एक बांग्लादेशी मुसलमान कहीं जा रहा है? आप बताइए। वो पूरे हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं यही लोग कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? करके अपनी अटैची अरे शिशिर चतुर्वेदी जी, ऐसी बात मत कर दीजिए, मुझे रोना आ जाएगा। हिंदुओं की सरकार है, हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे चल रहे हैं, अखंड भारत बनाने की बात चल रही है। आप तो अभी तक तो मैं तमाम अल्पसंख्यक संगठनों को रोते गाते सुनता था, अब तो हिंदू संगठन भी रोते नजर आ रहे हैं। देखिए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं नहीं देख पा रहा हूँ इस पे। अरे मैं न्यूज एंकर बोल रहा हूँ, मैं ही कार्यक्रम कंडक्ट कर रहा हूँ। न्यूज एंकर, जी जी जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है इसको सच्चाई से हमको कम से कम सामने बात रखनी होगी, सच स्वीकारना हो। हिंदूवादी सरकार है लेकिन मतलब हिंदू संगठन सरकार को आईना दिखा रहे हैं ना, ये समझे हम? हाँ, सरकार को आईना दिखा रहे क्योंकि हमारी नेता हमारी सरकार है। हम अपनी सरकार से कह रहे हैं कि भैया कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं। जरूरत संकट हो पड़ेगी गया हम मिश्रा लोग जी। चलेंगे बॉर्डर पे, हम कोई संकट लड़ने नहीं है, चलेंगे। देखिए।
थोड़ा सा मैं चतुर्वेदी सबसे परिमार्जित आगे करते हुए चलेंगे। बोलूंगा। हाँ। जो हिंदू महासभा के विद्वान बोल रहे हैं, ठीक है, उनकी शिकायत है और उनको अधिकार है, अपने देश के नागरिकों को अधिकार है अपने सरकार से सवाल पूछे। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में देखिए कैसे देखा जाता है, ये समझिए। शेख हसीना को पूरी दुनिया इजराइल में कितना 250 डिप्लोमेसी मान रहा है? ठीक है, ठीक है। इजराइल कितनी इंटरनेशनल नहीं, डिप्लोमेसी नहीं, मान ठीक रहा है, है? ठीक है, ठीक है, बताइए। सुन लीजिए। वो अपने 21 नहीं, अच्छी बात है, सुन लीजिए। 21 जने के लिए घुस के मार रहा है। अरे भाई, घुस शेख के मारने की ग्रुप जरूरत में है से देश जो को। शेख बहुत हसीना होती है को- देश को भी देखना, सरकार अरे मेरी तो बात सही कर सुनिए। रही है, सरकार सही कर रही है, उसी सरकार हिसाब से की चलेगी ना जो- सरकार की अरे मिश्रा जी, चतुर्वेदी जी का कहना है कि वो घर में घुस के मार रहा है, आप अरे मेरी बात तो डिप्लोमेसी सुनिए खेलते सर, रहिए। बात तो सुनिए। इजराइल में- सरकार की इंटरनेशनल अरे पहलगांव में डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने हमला किया था तो आपने डिप्लोमेसी खेली थी कि घर में घुस के मारा था? अब मैं जवाब दे रहा हूं। जिस वक्त शेख हसीना को 250 मुल्क जो है शरण देने को तैयार नहीं था, डंके की चोट पे भारत की सरकार ने शरण दिया, सारी दुनिया से दुश्मनी लेके। ये भी एक अरे बहुत तो अच्छी एक रणनीति शेख है। हसीना अब के आगे शरण सुनिए। देने से वहां हिंदुओं में संकट आ गया ना, आगे सुनिए ना, संकट में आ गए हिंदू अरे वहां पे आगे भाई, सुनिए, अल्पसंख्यक सुनिए। हिंदू संकट में आ गए वहां। आपको लगता है हम आप प्रवक्ता अरे वहां टीवी जल रहे हैं पैनलिस्ट वहां। हैं। नहीं नहीं, आपको लगता है सरकार नहीं कर रही है। सरकार अगर नहीं कर रही होती तो बांग्लादेश के हालात कुछ, जहां सीआईए लगी है, जहां आपका दुश्मन अमेरिका पूरा फंडिंग कर रहा है, चाइना की पूरी फंडिंग कर रही है, आपके एकदम बैकवर्ड में ये सारी चीजें हो रहा है। कुछ चीजें आपको बताई नहीं जा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप समझ भी ना पाए। समझदार को इशारा काफी है। आपको लगता है तो चतुर्वेदी जी नहीं समझ पा रहे हैं ना फिर? इंडिया में कोई आदमी चतुर्वेदी जी अगर आप फंस समझ जाता नहीं है, पा रहे हो। तो यहाँ वो हो जाती है। डिप्लोमेसी किनारे पाकिस्तान में करके जाके पहले देखिए, मारिए इसको। भारत के पहले सरकार इसको का शुद्ध पूरा करिए। कंट्रोल है। अदरवाइज आप बांग्लादेश में डिप्लोमेसी हालत करते ये हो रहिए, जाती ना, अभी इजराइल तक को ये हालत एक हो जाती कि से दूसरा साइड सबको 1971 सड़कों पे होता अगर भारत की सरकार का दबाव नहीं होता। बोलता करे काम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चिल्लाइए भारत नहीं। सरकार को ऑल टाइट होना चाहिए, चावल वगैरह बंद करना चाहिए, इकोनॉमिक बैरिकेडिंग करनी चाहिए, बिजली बंद करनी चाहिए। अच्छा, शोएब चौधरी मेरे साथ मौजूद एक्शन लेना है। शोएब चाहिए। चौधरी मेरे साथ मौजूद है। शोएब चौधरी, सरकार जो डिप्लोमेसी कर रही है, जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्या वो डिप्लोमेसी अभी उसी पर चलने दें या बांग्लादेश को एक तमाचे की जरूरत है, सख्त संदेश की जरूरत है? आप बताइए। मनोज मुन्ना भाई, देखिए, भारत को क्या करना है या नहीं करना है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। नहीं, वो तो सरकार तय करेगी, लेकिन आप मानते क्या हैं? वहां के अल्पसंख्यक हिंदू क्या मानते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ। मैं जो कहूँगा, आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं भी। देखिए, ये जो हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे पाकिस्तान है, आईएसआई है। हाँ, वो पता चल गया, आपने बता दिया। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार चल रहा है। बांग्लादेश को एक हिंदू मुक्त राष्ट्र बनाने की कोशिश में है। हाँ। ये जिहादियों और इस्लामियों। अभी बांग्लादेश में जब हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है तो दुनिया के जितने हिंदू हैं, सारी दुनिया में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बांग्लादेश की हिंदुओं को रक्षा करना। जैसे कि अब ये मैं कहना चाहता हूँ, मगर ये जो हमारे यहाँ बैठे हैं कठपुतली यूनुस, नहीं, क्या करें, मतलब जितने भी हिंदू हैं दुनिया भर के अपनी दुकानें वुकानें बंद करके नौकरी वोकरी छोड़ के बांग्लादेश चले जाएं, बॉर्डर पे खड़े हो जाएं, क्या करें बताएं? नहीं, ये काम तो सरकार करेगी ना। मैं जो कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार, भारत भाई दुनिया की एक मोस्ट पावरफुल नेशन कंट्री है। हाँ। बहुत ही पावरफुल। आपको ये जो चीज हो रहा है, इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में प्रोमिनेंटली प्रोजेक्ट करना है। आपको इंटरनेशनल मीडिया में, आप देखिए, इंडिया न्यूज है, लगातार इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। मगर इंटरनेशनल मीडिया में नरेंद्र मोदी जी के साथ या जयशंकर जी के साथ अमेरिका की पॉलिसी मेकर्स की रिश्ता है, यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी मेकर्स की रिश्ता है, ब्रिटेन की है, सबकी है। आप लोगों को ये पॉलिसी मेकर्स को अभी डायरेक्टली डॉक्यूमेंट दिखाना है कि देखो बांग्लादेश में ये हो रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, इसको बंद करने के लिए नहीं, मैं बंद करने के काम बात कहूँगा नहीं, इसको परमानेंटली एक सोल्यूशन चाहिए। कि बांग्लादेश के हिंदू पहले थे 30%, 32%, अभी हिंदू की प्रोपोर्शन कमते अभी 12% हो गई। तो कितने आप आगे, अभी भी हिंदू के ऊपर अत्याचार 1947 की 14 अगस्त से जो अत्याचार शुरू हुआ, वो अत्याचार आज तक चल रहा है। जैसे कि जो भी सरकार आएगा
जो कुछ बांग्लादेश में होगा, फर्स्ट टारगेट हिंदू, हिंदू को मारो, हिंदू मेरे को साथ काटो। पाकिस्तानी विदेशी मामलों के जानकार अली अशरफ मौजूद हैं। अली अशरफ साहब, आप माने नहीं माने, लेकिन हाल के दिनों में बांग्लादेश में पाकिस्तान, आईएसआई और पाकिस्तान के जो आर्मी है उसका दखल बढ़ा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में, मतलब जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर, उन दोनों की मुलाकात हुई है, सत्ता हस्तांतरण के मुद्दों पर चर्चा हुई है। चर्चा इस बात को भी लेकर हुई है कि जो भी स्थिति होगी उसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप या फिर तमाम जो स्वरूप हैं उनको किस तरीके से पाकिस्तान देख रहा है। ये मुलाकात हुई है, बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। आपको पता होगा कि रेड कारपेट किस तरीके से मोहम्मद यूनुस के लिए बिछाया गया और आईएसआई वहाँ पर एक्टिव हुई। वहाँ का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पाकिस्तान के सेना के लोग, आईएसआई के लोगों ने विजिट भी किया। और ये भी हुआ था कि जो एक मिसाइल है पाकिस्तान की, मुझे लगता है कि शोएब चौधरी उसका नाम बताएंगे, उस पाकिस्तान अग्नि शाहीन 2 को भी बनाने की बात वहां पर चल रही थी कि पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी बनाया जाएगा। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि बांग्लादेश की जो संसद हो वो त्रिशंकु हो, जिससे कम से कम उसका दखल बना रहे और चीजों को समझे। और इसको लेकर बाकायदा पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात भी हुई है। अच्छा, इसमें अगर इसको ब्रॉडर वे में देखा जाए कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है पिछले 1 साल के अंदर, वो रीजन के अंदर वो बहुत स्ट्रेंथन हुई है। और इंडिया जो है उसको इसकी तकलीफ तो होगी कि बांग्लादेश जो है उसकी पॉकेट से निकल के स्ट्रेटेजिकली वो पाकिस्तान के पास आ गया, वो पाकिस्तान के साथ अलाय बन गया। और जो इंडिया है वो देखता रह गया कि मेरे साथ क्या हुआ। वो अपनी शेख हसीना जो उनका बेबी था, वो उन्होंने उसको संभाल के रखा हुआ है। जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि उसका एविडेंस क्या है या उसका जो है लॉजिक क्या है, जो मैं बात कर रहा था, तो लॉजिक यही है कि वहां पे जिस औरत ने जो कत्लेआम किया, वहां पे लोगों को मारा, आज भारत उसको अपने पास पनाह दे के बैठा हुआ है। वहां पे वो एक मुजरमा है, वहां पे कोई सजा याफ्ता है, और वो आप उसको अपने पास संभाल के बैठेंगे और आप सोच रहे हैं कि बंगाली लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं करेंगे, वो आपके खिलाफ ही बात होंगी। और जिस लीडर ने उस बेबी को गवर्नमेंट से निकाला था, उसका मर्डर होना भी इसी चीज का यही क्लू है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि जिस बेबी को उन्होंने वहां से निकाला, वो बेबी जो है अब वो कुछ ना कुछ तो उसने अपना रिवेंज लेना था। और इंडिया जो है उसका समझ लीजिए कि उसका जो है मेन जो स्पॉन्सर है या मेन उसका जो 8% की जीडीपी रेट उसने बांग्लादेश का ग्रोथ दिया था। पाकिस्तान आज तक 8% की जीडीपी, जिस शेख हसीना की बात कर रहे हैं आप, उसके कार्यकाल में उसके टाइम पे 8% की जीडीपी जो थी बांग्लादेश की, और यूनुस जो नोबेल प्राइज विनर है उसके टाइम पे जीडीपी कितनी है जरा देख लीजिए, बिलो द ग्लोबल एवरेज जीडीपी है। ये फर्क है जो बंगाली अवाम में फैसला जिसको आप सूली पे चढ़ाना चाहते हैं शेख हसीना को, वही एक्सेप्टेबल होगा दुनिया के लिए, वही माना जाएगा। अच्छा नोमानी साहब, एक बात बताइए, मुझे लगता है कि पानी बाद में पी लेंगे, अभी तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को पानी पिलाने का समय है। पाकिस्तान के बाद एक संकेत तो देना पड़ेगा। ये जो हमारे देश में दिग्विजय सिंह हैं या कुछ और लीडर हैं जिन्होंने कहा कि साहब जो हिंदुस्तान में हो रहा है ये उसका रिएक्शन है जो बांग्लादेश में देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशियों को निकालने की, चिन्हित करने की एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और ये कहा जा रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाएगा। क्या ऐसा है कि भारत में जो प्रक्रिया हो रही है उसी का असर बांग्लादेश में देखा जा रहा है, जैसा कि दिग्विजय सिंह भी जिक्र कर रहे थे, कई और भी लीडर कह रहे हैं? बाकी ऐसा है क्या, आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, ये प्रतिक्रिया जो है वो भारत में जो कुछ हो रहा है, देखिए जो लोग न्याय प्रिय लोग हैं वो कहीं भी अल्पसंख्यकों के साथ अगर अत्याचार होता है, मॉब लिंचिंग होती है, तो उसके खिलाफ होना चाहिए, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए। और यहाँ जो कुछ हो रहा है इसकी प्रतिक्रिया जो है वहां जो है वो मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहां के जो हो रही है कि नहीं हो रही है बता दो। नहीं, देखिए वहां जो सियासी और राजनीतिक जो स्थिति बनी और जो वहां का जो एक वातावरण बना है वो शुद्ध रूप से जो है वो राजनीति आधारित है और यहाँ की प्रतिक्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। वहाँ जो इस तरह जो है राजनीतिक वर्चस्व को लेके जो एक जहन बना और जिस तरह जो है बीएनपी वगैरह और जमात इस्लामी जो है शेख हसीना के खिलाफ हो गए वो, तो वो वहाँ जितनी चीज़ें हो रही है आप कहीं न कहीं देखेंगे कि जो है वहाँ जितने हिंदू मारे जा रहे हैं उतने मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। वो जो है
शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं या जिनके बारे में ये समझा जाता है कि ये भी उससे जुड़े हुए हैं, तो वो जो है खुल के ये कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अभी जैसे उस्मान हादी के जो कातिल हथियारे हैं वो तो दोनों मुसलमान हैं, दोनों मुसलमान हैं। तो ये इसको जो है ना यहाँ भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में ये गलत है, मतलब जो भी इस तरह के बयान दे रहा है वो गलत बयान दे रहा है, वो राष्ट्र विरोधी बयान दे रहा है। वो थोड़ा बहुत जो है, चूंकि आज जो है दुनिया जो है घर आंगन जो है वो बन चुकी है, तो दूसरी जगह जाती है तो थोड़ा बहुत ये हो सकता है, लेकिन ये प्रतिक्रिया के रूप में जो है जो वहां जो कुछ हो रहा है उसको देखना जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो पूरी तरह जो है वो सही नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो असर होता है, कहीं भी हिंदू मुस्लिम या समुदाय को लेकर कोई बात होगी तो आदमी जो है उसके बारे में सोचता है। तो नहीं, आप जलेबी सी बना रहे हो, आप सब असर है, राजनीति है वहां पर, जो भी हो रहा है राजनीति के कारण हो रहा है। लेकिन क्या ये मुद्दा बनाया जा रहा है, ये राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है तो यहां भी ऐसा होगा। वहां भी जो है ना वो राजनीति ही हो रही है कि हम जो है यहाँ बांग्लादेश में अगर सत्ता में आते हैं तो हम जो है इस तरह का जो देश बनाएंगे, तो इसीलिए जो है वो राजनीतिक संदर्भ में राजनीतिक जो है वर्चस्व को लेकर ही जो है वो सारी चीजें हो रही है। वहां भी जो है ना वो सांप्रदायिकता का मसला जो है बड़ा नहीं है, बल्कि वो 95 जो है बल्कि 98% जो है वो राजनीतिक जो है वर्चस्व को लेके जो है वो सारी गतिविधियां जो है वहां पे हो रही है। देखिए, जब 1400 वर्षों पहले एक पवित्र पुस्तक लिखी गई, उसके अंदर 22 आयतें ऐसी हैं जो दुनिया को इस्लामिक दुनिया बनाने पे तुली हुई है, जिसके कारण कहीं पर ईसाइयत से झगड़ा है, कहीं बौद्धिज्म से झगड़ा है, कहीं हिंदुओं से झगड़ा है, कहीं गुरुद्वारे जलाए जाते हैं, कहीं चर्च जलाए जाते हैं। ये फसाद चल रहा है। वजह कोई हो, लेकिन हो यही रहा है। जहां पर गैर धर्म के लोग कम है वहां उनको मार दो, जला दो, लूट लो। आपको सीखना होगा कड़े कदम इजराइल से, फिर कह रहा हूं चीन से। उन्होंने भारत को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। भारत जो है खुद जो है विश्व गुरु है। आप बनाने की बात करते हैं, हम तो जो है गुरु मानते हैं, तो दूसरे से हमें सीखने की क्या जरूरत है? कुल मिलाकर के वजह कोई आप जो है यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसको आप तो एक कदम और आगे जा रहे हैं। विश्व गुरु बना कहाँ है, बनने की बात हो रही है। वही मैं कह रहा हूँ ना, विश्व गुरु आप जो है बनाने की बात कर रही है, तो ये तो गुरु तो है कम से कम ना। विश्व गुरु नहीं है तो गुरु तो है वो। तो हमें इस्राइल से सीखने की क्या जरूरत है? इसके पास जो है मानवता का जो है कोई पैमाना ही नहीं है। इस्राइल के पास जो है उससे हमें सीखने की क्या जरूरत है? गुरु वाली अशरफ मानने को तैयार नहीं है। कीजिए। अरे भाई, आपको जो शर्मिंदगी हुई है पिछले 1 साल में, उसके बाद ऐसे मसले ना दें अपने स्टेट को। ये टाइम्स स्क्वायर पे जाके नमाज पढ़ते हैं पे ही बना है, बांग्लादेश और गुरुद्वारे जला देते, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जला देते। अरे किसने जलाया नालंदा विश्वविद्यालय जो है? ये आप बताइए, ये किसने जलाया नालंदा विश्वविद्यालय जो है? दुनिया में शांति को खत्म करने वाले लोग हैं। तो ये नोमानी साहब भी है क्या, जो दुनिया नहीं एक मिनट चतुर्वेदी जी, एक मिनट चतुर्वेदी जी, एक मिनट अरे चतुर्वेदी जी, अशरफ जी चतुर्वेदी जी, आप जिस दुनिया को खत्म करने की बात कर रहे हैं, मुसलमान बोले दुनिया को खत्म करने वाले हैं, उनकी इतने, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, क्या अब्दुल हमीद नोमानी भी उसमें शामिल है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मेरे वक्त में क्यों बोल रहे हैं बीच में? इनको वक्त दिया आपने पूरा बोलने का, दूसरे वक्त में क्यों बोल रहे हैं? तो ये भी खत्म करने दुनिया में लगे हुए हैं क्या? हक नहीं है क्या? अरे हम तो हमारे बाप दादा तो पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, हम तो जो है अखंड भारत के समर्थक रहे आदमी है वो। अरे इनकी भावनाओं की तो कदर करो। अरे चतुर्वेदी जी, इनकी भावनाओं की कदर करो, ये भी आपके साथ है। ये कह रहे हैं कि हम भी अखंड भारत बनाना चाहते हैं। नहीं, हम तो अखंड भारत पहले से जो है वो चाह रहे थे। हम पाकिस्तान के खिलाफ थे, हमारे बाप दादा पाकिस्तान के खिलाफ थे। हम लोग जमीयत से जुड़े रहे और ये हम भी कर सकते हैं। नेशन थ्योरी के खिलाफ जो है रही है। आप बोलोगे, हम आप इसका जवाब इसी भाषा में देंगे, हम इसी भाषा में जवाब देंगे जब आप बोलोगे। क्या सोचते हो आप जो कर सकते हो वो हम नहीं कर सकते हैं क्या? अरे आपको अपनी बारी में बोलने का अधिकार है, हमको अपनी बारी में बोलने का अधिकार है। आप पूरी बात रखेंगे तथ्यों के साथ से। नहीं, जरा जहां पर केवल मुसलमान है, वहां मुसलमान को फिरके के नाम पे मारते हैं।
इनकी पैदाइश से आप चले जाइए, इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ? पैदाइश पे आ गए नोमानी साहब। वो सब जो है वर्चस्व की लड़ाई है। अरे यहाँ भी तो महाभारत और जो है राम रामायण का युद्ध हुआ है ना। आपका खेल कूद है, दूसरों को कत्ल करना। यहाँ के राजाओं का इतिहास आप देखिए, एक दूसरे को मारते रहे हैं। अरे चतुर्वेदी जी ये कह रहे हैं कि राजा राजा आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। महाभारत में भी तो सारे हिंदू आपस में लड़ रहे थे। अरे वहाँ 1,62 करोड़ 20,61 आदमी मारे गए थे। अब जाके अशरफ साहब को ठीक लगा कि नोमानी साहब सही आ गए। कहता है कि विश्व का कल्याण हो। महाभारत एक हुई, आपके महाभारत हजारों में हुई है। सारे भाइयों से बाप ने भाई को मार दिया, चाचा ने भतीजे को मार दिया, भतीजे ने चाचा को मार दिया। आपको या यहाँ भी जो है बाप ने बेटे को मारा है, बेटे ने बाप को मारा है। के साथ लड़िए, कोई फायदा नहीं यहाँ भी ऐसा हुआ है ना। सारे बात तो आप कर रहे हैं। अच्छा ये अशरफ साहब की सुन लेते हैं। अरे देखिए अशरफ साहब की सुन लेते हैं। पाकिस्तान से भी कुछ संकेत आ रहा है, पाकिस्तान से। चतुर्वेदी जी, अरे चतुर्वेदी जी पाकिस्तान से भी संकेत आ रहा है। अशरफ जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मेहमान हैं। हाँ बताइए अशरफ साहब। यही मेरा पॉइंट था कि आप हिंदुस्तान के अंदर ये टॉलरेंस लेवल जो है खत्म हो चुका है। आप देखिए दोनों आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दोनों इंडियंस हैं और एक मुस्लिम है और एक हिंदू। दोनों ही एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो इस टॉलरेंस लेवल को अपने बढ़ाइए। आप सोचिए कि आप इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं? रीजन के अंदर 80 आप करोड़ इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं? आप हमको मत सिखाइए, अपना घर दुरुस्त करिए। आप डेली गाली आप आपस में आप बोल रहे हो, आप लड़ रहे हो। हम अपनी सरकार के साथ हैं, अगर आप हम अपनी सरकार के साथ हैं। हमारा विपक्ष का नेता खुले में जी रहा है, आपके प्रधानमंत्री बन के देश छोड़ के भागता है। अरे आपके जो प्रधानमंत्री बनता है देश छोड़ के भागना पड़ता है। पाकिस्तान में कितना फ्री स्पीच है, हामिद मीर इसके गवाह हैं। वहां का सबसे बड़ा पत्रकार आईएसआई ने हामिद मीर के साथ क्या किया? मैं एक सिंपल सी आप अगर किसी पाकिस्तानी चैनल पे बैठेंगे ना, अब तक तो न जाने कितने फतवे आपके खिलाफ आ गए होते। तो अमन कैसे आएगा वो मुझे समझा दीजिए। आप शुक्र मनाइए कि आप भारत के चैनल पे हैं और बोल ले रहे हैं। अरे भाई वरना हामिद मीर से पूछिए, कब्जा कर लेगी मैं तमाम पाकिस्तान के पत्रकारों की दुर्दशा बताऊंगा। पाकिस्तान छोड़ के लंदन में बैठे हैं जितने धुरंधर पत्रकार हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान छोड़ के लंदन में बैठे हुए हैं। अरे डर के मारे। पॉलिटिकल स्टंटबाजी हर मुल्क में होती है भाई। आप अरे साहब गोलियां नहीं चलती है, सरकार जेल में नहीं डलवाती है। लॉजिक का जवाब, बहस का जवाब बहस से होता है भारत में। जो शेख हसीना वाजिद है आपके पास क्या कर रही हैं? वो आपके पास इसीलिए हैं कि वहां पे वो कम से कम जंगे तो नहीं करवा रही हैं। उल्टे आप लोगों की तरह वो शांति से हैं, वो जंगे तो नहीं करवा रही हैं जिस तरीके से आप लोग करवा रहे हैं। वो किसी को भड़का तो नहीं रही है, उकसा तो नहीं रही है। आप लड़ते रहेंगे, कभी अमन नहीं आएगा। ये दुनिया ने क्या सीखा है इस चीज से? पूरा यूरोप आपस में जंगे लड़ के मर गया था। फिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हमें अमन से रहना है, हमें एक दूसरे के मुल्क के अंदर ये जो घुस घुस के मारने की कहानियां हैं ये नहीं करनी है। कबूतर बैठा है हमारे चैनल पे आज, डेवलप हुए, सफेद वाला। हुआ। अगर आप नहीं करेंगे तो आप लड़ते रहिए, अगले 100 साल भी आप यही भाषा बोलते रहेंगे। आप गाली देंगे, अगला बंदा 2 गालियां देगा। अरे जनाब आप पाकिस्तान में अमन फैलाइए, बलूचिस्तान में फैलाइए। इमरान खान को पहले अमन की बात करते हुए इमरान खान को जेल के बाहर ले आइए। अगर इस तरह की जुगतबाजी कर रही है आपने तो आप अपने मुल्क के अंदर देख लीजिए कि नहीं, हम अपने दायरे में हैं। आप बताइए, आप अमन की बात करते हैं, इमरान खान को रिहा करवाइए। अशरफ साहब, बातें सेना के खिलाफ बोली थी, जेल में डाल दिया। अशरफ साहब, हमारे मुल्क की, हमारे देश की जो खूबसूरती है कि हिंदू महासभा के जो हमारे साथी थे वो बाकायदा सरकार को आईना दिखा रहे थे कि नहीं, सरकार अपने तरीके से काम करती है, सरकारी मिशन अलग होता है, डिप्लोमेसी अलग होती है, बात सही है। लेकिन बावजूद वो सरकार से कह रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान में बैठा कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार आईएसआई से पूछ सकता है? इमरान खान का एग्जाम्पल है, आप देखो ना,
उसने जरा सा क्वेश्चन उठाया सरकार और सेना के ऊपर, इमरान खान की क्या हालत कर दी है। आप मुझे बताइए, आपने कभी पूछा है अपनी सरकार से कि भाई आपने शेख हसीना को किस रोज। चक्कर में यहाँ पे? अरे हम तो रोज पूछ रहे हैं। अरे हम अभी इसी आपके इसी कार्यक्रम में हम तो यही बात कर रहे हैं कि ये डिप्लोमेसी सरकार खेल रही है। सरकार को सख्त संदेश देना चाहिए। कितने खुल के हम अपने सरकार से बात कर रहे हैं। छोटे से छोटा यूट्यूबर भी सरकार से सवाल पूछता है भारत में और सम्मान के साथ रहता है, जो लॉजिकल और चौराहे पे खड़े होकर चाय पीता है। होते हैं, हाँ। हम भी पूछते हैं। और आपके यहाँ तो इमरान खान की हालत देख लो, तो कर्म कर दिया जाता है। ये कहानियां जो है हमें पता है सारी। ऐसी चीजें हर जगह पे होती हैं, ऐसा नहीं है कि अरे नहीं होती है हमारे देश में, हमारे भारत में नहीं होती है, पाकिस्तान में होती है। शोएब चौधरी हमारे साथ मौजूद है। शोएब चौधरी, जो जानकारी आ रही है कि जितने भी शेख हसीना विरोधी, असल में पाकिस्तान को शेख हसीना से तकलीफ है, और जितने भी शेख हसीना विरोधी जो छोटे छोटे राजनीतिक संगठन हैं, तमाम राजनेता हैं, वहाँ से पाकिस्तान ने अपने दल नियुक्त कर रखे हैं, डिप्लोमेटिक ग्रुप्स अपॉइंट कर रखे हैं, वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, वो उनसे मीटिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान ये चाहता है कि संसद बांग्लादेश की त्रिशंकु हो, जिससे हमेशा वो पाकिस्तान के कंट्रोल में रहे। वहाँ का जो भी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान उसको कठपुतलियों की तरह नचाता रहे, और नहीं माने तो सत्ता से बेदखल कर दे। मनोज भाई, ये पाकिस्तान की ख्वाब है। ये ख्वाब 71 से पहले भी पाकिस्तानियों ने देखा। नतीजा क्या हो उनको शायद भूल गए, फिर से याद करवा देंगे बंगाली। और एक बात आउट ऑफ द टॉपिक में लेना चाहता हूँ आपकी इजाजत लेके जी, कि पाकिस्तान खुद को इस्लामिक मुल्क कहता है, मगर दुनिया में चैंपियन किलर ऑफ मुस्लिम्स इज पाकिस्तान। बांग्लादेश में मुसलमान को कत्ल किया, अफगानिस्तान में किया, बालूचिस्तान में कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में कर रहा है। तो पाकिस्तान दुनिया के 1 नंबर खूनी है मुसलमानों की। अगर कोई मुसलमान है दुनिया के, कोई जिसके अंदर ईमान है, नुमानी साहब यहाँ मौजूद है, उनको मैं कह रहा हूँ, जो जितने मुसलमान है, एक भी है और उसके अंदर में थोड़ा सा भी ईमान है, वो पाकिस्तान को नफरत करना इसके लिए फर्ज है। फर्ज के कब माने क्या है? मैंडेटरी कि पाकिस्तान मस्ट बी हेटेड बाय ईच एंड एवरी मुस्लिम इन द वर्ल्ड। जैसे कि हज के वक्त पे मुसलमान शैतान को पत्थर छोड़ के मारते मक्के में, ऐसे पाकिस्तान के नाम जब भी आएगा हर मुसलमान को जूता मारना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है मुसलमान के हथियार, नंबर 1 किलर ऑफ मुसलमान। एंड पाकिस्तान के बारे में कुछ बात करने में मेरा टेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने ये हरकतें किया है 71 से पहले, लात मार के निकाला था बांग्लादेश से, फिर से उन लोगों की लात खाने की बहुत ख्वाहिश हो रहा है। बंगाली का लात फिर से देंगे बंगाली, बिकॉज बंगाली रहेगा। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क इसको कहता है, मगर ये असल से मुसलमान के और इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन है, सबसे बड़ी दुश्मन। जितने मुसलमान है, एक मिनट, दुनिया में जितने मुसलमान है, सबसे फर्ज है कि पाकिस्तान की झंडा सामने आएगा। कुछ कह रहे हैं शोएब चौधरी, अशरफ कुछ कह रहे हैं। शोएब चौधरी, अशरफ कुछ कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बांग्लादेश बनाया था, जो आपके लीडर से, आज बंगाली उनसे नफरत क्यों कर रहा है? इसका मतलब है कि ये मुट्ठी भर है वो, कोई बंगाली के नजर कर मुट्ठी भर है। पाकिस्तानी बंगाली खड़े हुए हैं, बांग्लादेश के आज जो अंदर बंगाली खड़े हुए हैं, मुट्ठी भर है, जला रहे हैं, वो आप उनको पुतली कह रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान पहुंच गया ना, पाकिस्तान जहां पहुंचेगा वही बवाल होगा। आज आप सोचिए कि यही खुदा बचाए पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से, इनकी तो परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। बैठे थे, क्योंकि उसके जिंदा है। और मैंने कह रहा हूँ कि बंगाली का फिर से वक्त आ गया पाकिस्तानी को लात मारने की, और लात मारेगा। और आगे देखिए कि आपके जो एम्बेसी के लोग हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान हाई कमीशन की, और डर से अभी निकलते नहीं करते, अभी डर से निकल नहीं रहे। जब से ये खुलासा हो गया तो बांग्लादेश की जो अराजकता है, इसके पीछे पाकिस्तानी। देखिए मिश्रा मेरे साथ मौजूद है। मिश्रा जी, आपको लगता है कि नोबेल पुरस्कार विजेता के आने से बांग्लादेश की बड़ी हालत खराब हो गई, खून खराबा हो रहा है, जमातियों के हाथ में चला गया है? सबसे बड़ी चीज है जो अत्याचार हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, उस पर अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है जो शांति की बात करते हैं वो भी चुप बैठे। एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल मैं देता हूं, चीजों को थोड़ा इतर होके देखिए। शेख हसीना के टाइम पे पूरी दुनिया की मीडिया, भारत की मीडिया, 7.5% जीडीपी बांग्लादेश की, भारत से आगे निकल गया। अच्छी बात है, मैं वही बोल रहा हूं, ये नोबेल प्राइज विनर अर्थशास्त्री है
और इसके अभी जीडीपी क्या है, बिलो द ग्लोबल जीडीपी है, एवरेज है, उससे नीचे है, 1% भी निगेटिव में भी चली जाएगी। तो जिस चीज में इसकी एक्सपर्टाइज है, जिस चीज के लिए इसको नोबेल प्राइज दिया गया, मुझे तो शर्म आती है नोबेल प्राइज जो सिलेक्ट करते हैं उस संस्था के ऊपर कि आपने कैसे आदमी को नोबेल प्राइज दे दिया कि पहुंच के जीडीपी बढ़ानी थी, उसने चौपट कर दिया, शांति भंग कर दी, सुरक्षा भंग कर दी, एक चुनी हुई सरकार को इसने डिस्टेबल करके पूरा कियोस्क मचा दिया। ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बोझ है, शर्मसार है, इसको कोई नॉलेज नहीं है। इसका नोबेल प्राइज वापस लेना चाहिए। ये एक शैतान है, ये नोबेल प्राइज विनर नहीं है यूनुस, ये शैतान है। और लगातार जो कत्लेआम हो रहा है उस कत्लेआम में भी शामिल नुमानी साहब मेरे साथ मौजूद है। नुमानी साहब, बहुत सारे बांग्लादेशी होंगे जो आपके संपर्क में होंगे, आपकी बातचीत भी होती होगी, कई मित्र होंगे, साहित्यकार होंगे, पत्रकार होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, इस्लामिक स्कॉलर होंगे। वहाँ पर आपको क्या लगता है, वहाँ पर माहौल क्या है? क्या चंद मुट्ठी भर जमाती ये बवाल मचा रहे हैं, या बाकी के बांग्लादेश के अंदर भी यही फीलिंग देखी जा रही है, यही नब्ज देखी जा रही है? आपको क्या लगता है वहाँ पर अब जो, क्योंकि उनको पता था शेख हसीना आएगी, उसकी पार्टी चुनाव में उतरेगी तो फिर वही आ जाएगी और उसके बाद फिर मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान से छोड़कर जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कट्टरपंथियों के हाथ में बांग्लादेश चला जाएगा, या त्रिशंकु संसद वहाँ पर होगी जैसा चर्चा की जा रही है? क्योंकि रहमान भी आ गए हैं और इसके साथ साथ जमाती भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं जितना जो है देखता हूँ, मैं अरबी और उर्दू, हिंदी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो पढ़ता हूँ, देखता हूँ। ऐसा नहीं है, वहाँ का जो है बहुसंख्यक समाज जो मुस्लिम है और हिंदू है, वो दोनों मिलजुल के रह रहे हैं। ये जो एक छोटा सा टोला है, जो हर मुल्क में इस तरह लोग होते हैं, क्योंकि जो गुंडे होते हैं ना वो थोड़े होते हैं, लेकिन वो इकट्ठे होते हैं। देखिए, पूरे गांव पे जो है वो हावी हो जाते हैं 5, 6, 10 जो है गुंडे, और 500 आदमी जो है मुंह देखते रह जाते हैं। तो वो इसी तरह की स्थिति जो है वो बांग्लादेश में है। वहाँ जो है खालिदा जिया और शेख हसीना का जो मामला है, वो 2 ही पार्टी सिस्टम एक तरह से वहाँ थी, और ये जो अन्य पार्टियां हैं छोटी छोटी जो है वो किसी न किसी के साथ हो जाती थी। तो वहाँ पूरी तरह आप देखेंगे तो पूरा जो है वो राजनीतिक संदर्भ और सत्ता पे जो है वो कब्जा करने को लेकर है। वहाँ जो है इस तरह जो है सांप्रदायिक या हिंदू मुस्लिम को लेकर नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम समस्या वो लोग जो है ये कर रहे हैं ताकि जो है वहाँ के समाज को भरमा के जो है अपने आप को जो है वो स्थापित कर सके। चलिए, समय कम है। चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद है। चतुर्वेदी जी, संक्षेप में बता दीजिए कि आप सरकार से चाहते क्या है बांग्लादेश के मामले को लेकर? हम सरकार से चाहते हैं इजराइल की तरह कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने अपने 2 दर्जन लोगों के लिए हजारों लोगों को कत्लेआम करके अपने नागरिकों की रक्षा करी। अरे तो वही काम हमारी सरकार करे। गासिब आदमी जो है लुटेरे का नाम तो लेते हैं भारत में, बांग्लादेश में घुसे वो तो और वहाँ के फलस्तीन की जो है हिंदुओं के भूमि पे आके कब्जा कर लिया है। अपनी सरकार से ये चाहते हैं। आप जो है जालिम और हत्यारियों का क्यों उदाहरण देते हैं भारत के लिए? जालिम, आप इजराइल को जालिम, जब मैं बोलता हूं तो देखिए बीच में टेप चालू हो वो जाता है। फलस्तीनियों की जमीन पे कब्जा कर लिया है। 1947 की क्या बात कर रहे हैं? फिलिस्तीन कहाँ पे कोई देश नहीं था। फलस्तीन जो है वो जबरदस्ती शुरू से है, वो जैसे फलस्तीन पाकिस्तान जो है वो कोई शुरू से देश है नहीं वो। था, बांग्लादेश कोई अरे देश नहीं था, फलस्तीन जगह जो है वो फिलिस्तीन शुरू में से है वो। कोई वो राष्ट्र नहीं था। हाँ, जबरदस्ती आप लोग फलस्तीन जो है वो शुरू से है वो। राष्ट्र की मान्यता उसको नहीं है सर। आप इतिहास उठा के देखिए। आपको दूसरे के किसको विचार मान्यता को नहीं सुनने है? जुम्मा आते हैं। 4 दिन पैदा हुए राष्ट्र बन गए। अरे भाई, भारत ने तो फलस्तीन को तस्लीम कर रखा है, मान रखा है। चाहे पूरी दुनिया ने, लेकिन नेशन की जो डिफिनीशन होती है उसमें फिलिस्तीन कोई नेशन नहीं है। फलस्तीन को भारत ने जो है मान रखा है। सारे टेररिस्ट भरे पड़े हैं वहां पे। मैं आपको बता दूं, जो दूसरों पे जुल्म करे वो टेररिस्ट है। उसके लिए आप ये मत बोलिए इजराइल मारे भी नहीं, और चाइना को बोलिए शुरू से